नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में देखिए हम लोगों का लेक्चर थोड़ा सा इंटरप्ट हो चुका था। मेरे कुछ व्यक्तिगत कारण थे, घर में शादियां पड़ी थी, उसके बाद एग्ज़ाम्स थे, जिस वजह से मैं आपको समय नहीं दे पाया। किसी को असुविधा हुई होगी, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज से ये लेक्चर जो पहले की तरह चल रहा था उसी तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। लेक्चर आपको बराबर मिलते रहेंगे, आपके करंट अफेयर्स की तैयारी आराम से होती रहेगी। बहुत सारे जीडी के एग्ज़ाम हो रहे हैं। शुरुआत में देखा जाए तो 2020 के करंट अफेयर्स आ रहे थे, लेकिन बाद के जो पेपर हुए हैं उसमें देखा गया कि 2021 के भी क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने पढ़ाए थे वो आए थे। अब उसको मैं बहुत ज़्यादा यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि कोई पेपर बाहर तो आया नहीं, लेकिन बच्चे जो करके आ रहे हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, तो आप चिंता मत करिए। जो भी नेक्स्ट एग्जाम होने वाले सारे एग्जाम के करंट अफेयर्स की तैयारी आपके आराम से जीएस प्लैनेट से हो जाएगी। बस वीडियो लगातार बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और दूसरी बात, जैसा कि वीडियो हम लोग डेली पढ़ते हैं, एक एक वीडियो के बैकग्राउंड पे जाके उसके स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करते हैं। आज मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि पिछले 15 दिनों का लेक्चर मैं एक साथ आपको लेकर आ रहा हूँ। तो 2-3 सीरीज़ में ये वीडियो रहेगा। आज रहेगा 28 नवंबर से 12 दिसंबर, आज इसका पहला वीडियो होगा, कल भी होगा और मोस्ट प्रॉब्ली परसों भी होगा। 3 दिन हम कवर करेंगे, तब जाके ये 15 दिन का वीडियो कंप्लीट हो पाएगा। तो मैं बहुत डिटेल नहीं कर पाऊँगा, केवल खबरों को केवल एनालिसिस करूँगा, दैट्स इट। ठीक है, तो किसी को दिक्कत हो तो उसके लिए अगेन आई एम सॉरी, बट मैं मजबूर हूँ क्योंकि अगर उतना लंबा अगर मैं वीडियो एक्सप्लेन करूँगा तो वो 1 से 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, जो कि आप लोग 15 मिनट तो देख नहीं पाते हो। हाँ, 1.5 घंटे कहाँ से देखोगे। फिलहाल शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है कि विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एनालिटिक्स किस नाम से विकसित किया गया है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एनालिटिक्स हैज़ बिन डेवलप्ड ऑन विच फॉलोइंग नहीं। देखिए, भारत सरकार का एक ये प्रोग्राम है। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या है? स्वदेश। क्या है इसका सही आंसर? स्वदेश। स्वदेश का नाम स्वदेश देख लेते हैं। देखिए, ये आपका आ गया कि भारत सरकार का जो इस समय इस समय कौन है साइंस एंड टेक मिनिस्टर, कौन है? जितेंद्र सिंह जी हैं। कौन है? जितेंद्र सिंह जी हैं। एक मिनट। हाँ। जितेंद्र सिंह। ठीक, तो जितेंद्र सिंह जी क्या है? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। उन्होंने जो है इसे लॉन्च किया है, इस अभियान को लॉन्च किया। क्या है ये? देखिए, स्वदेश। इसका नाम है स्वदेश। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये देखिए, विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स है। तो जिसे राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा विकसित किया गया है। डीबीटी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है ये हरियाणा के द्वारा डेवलप किया गया। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये डेवलप किया गया है डीबीटी, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, अर्थात नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। देखिए, क्या होता है कि ब्रेन की मैपिंग की जा रही है। ब्रेन की मैपिंग करके उस नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, उसमें न्यूरॉन्स कैसे फंक्शन करते हैं, ये बायोलॉजिकली तरीके से देखा जाएगा और अच्छे से इसको समझा जाएगा और ये पूरी दुनिया में इसका जो है इस्तेमाल किया जाएगा। तो न्यूरो इमेजिंग, न्यूरो केमिकल, न्यूरो साइकोलॉजिकल डेटा, ये इसी पर केंद्रित होगा। थोड़ा सा हैवी नाम आपको लग रहा है, बस आपको नाम याद रखना है और कहाँ से लॉन्च हुआ है ये याद रखना है। नाम है स्वदेश और स्थान है हरियाणा। तो अगला क्वेश्चन है कि सबा अल खालिद किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। सबा अल खालिद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पीएम ऑफ विच कंट्री। ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत या बहरीन। इसका सही आंसर होगा कुवैत। क्या होगा? कुवैत। कुवैत के ये जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? तो देख लेते हैं। देखिए, ये हैं हंसते मुस्कुराते हुए, हंसता हुआ नूरानी चेहरा इनका। आप देखिए, कुवैत के अमीर ने, अमीर का मतलब होता है एक तरह से वहाँ के प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है। कुवैत के अमीर ने शेख सबा अल खालिद को प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया। तो ये एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है। ये इनकी फ़ोटो है। अब कुवैत कहाँ पर है, इसका लोकेशन क्या है, मैं आज इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। फिर कभी कुवैत चर्चा में आएगा तो ज़रूर बताऊँगा। बस इतना याद रखिएगा, कुवैत पे 1990 में एक इवैक्यूएशन प्लान चला था भारत का, जिस पे ऊपर मूवी बनी थी एयरलिफ्ट अक्षय कुमार की। तो वही है कुवैत। ठीक है, उसके ये प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियर फाउंडेशन। हर्षवंती बिष्ट, राधिका दुक्कल, मान सिंह रावत, त्रिवेणी देवी सिंह। तो कौन बनी है? तो हर्षवंती बिष्ट जी बनी है। आइए देखते हैं इसकी न्यूज़ को और ये करता क्या है ये भी समझते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हैं प्रोफेसर हर्षवंती बिष्ट जो कि उत्तराखंड से आती हैं। ये भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट, पहली महिला अध्यक्ष कोई भी बनता है, वो हमेशा एग्ज़ाम के लिए चेरी ऑन द टॉप
होता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन का मतलब क्या है? देखिए, भारत के अंदर पर्वतारोही जितने होते हैं उनका एक फाउंडेशन बनाया गया है। फाउंडेशन क्या करता है? उनके इंटरेस्ट के लिए काम करता है, उनकी सुविधाओं के लिए काम करता है, उनकी और जो ज़रूरतें हैं वो उसके लिए काम करता है, ठीक है, सरकार तक ये बात पहुंचाता है। तो उसकी ये चेयरमैन बनी है, ठीक है, और ये पहली महिला चेयरमैन बनी है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आज का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब समझिए अप्रत्यक्ष कर, ऐसा कर होता है जिसे नागरिक सरकार को इनडायरेक्टली पे करते हैं, डायरेक्टली नहीं पे करते हैं। जैसे कि आप कोई सामान खरीदते हो तो सामान पे टैक्स लगा हुआ, आप सामान को खरीदेंगे तो आप सेलर को जो है टैक्स देंगे, सेलर होल सेलर को देगा, होल सेलर मैन्युफैक्चरर को देगा, और मैन्युफैक्चरर तब गवर्नमेंट को देगा। तो इतने चैनलों से होकर गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और कस्टम कौन सा होता है? सीमा शुल्क। सीमा शुल्क का मतलब कोई भी आयात निर्यात जब वस्तु होती है तो भारत की सीमा में जैसे भी प्रवेश करती है तो उस पर भारत सरकार टैक्स लेती है, जिसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो उसी को इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम को हैंडल करने के लिए जो है एक बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड। तो इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन विवेक जौहरी जी को बनाया गया है। आंसर उसका सी होगा, सीनियर ब्यूरोक्रेट विवेक जौहरी अपॉइंटेड सीबीआईसी चेयरमैन, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करना, उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको बनाकर सरकार को सौंपना, उसके रिव्यू करना, सरकार को सुझाव देना, यही इनका काम होगा। तो ये पुराने नौकरशाह हैं। एक देखिए, ये देख लीजिए, ये पुलिस, आपको पुलिस फोटो में लग रहे हैं, आईपीएस होंगे ये, ठीक है, लेकिन इंडियन रेवेन्यू सर्विस है ये, ठीक है, ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस के टैक्स ऑफिसर बनेंगे। 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस। देखिए, जब भी होता है ये गोवा में ही होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या है? ए, गोवा, ठीक है। ये देखिए, न्यूज़ पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब भी होता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बॉलीवुड वाला, तो ये गोवा में ही होता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन पर 5वीं वर्ल्ड देखिए, कॉन्फ्रेंस नहीं है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। कांग्रेस का मतलब भी सभा होता है, उसका अर्थ क्या होता है? सभा। तो आपदा प्रबंधन पर 5वीं वर्ल्ड कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? हु प्रिसाइडेड ओवर द 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी? इसका सही आंसर क्या है? आवर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी प्रेसाइडेड ओवर द 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब जो भी प्राकृतिक आपदा, यह मानव निर्मित आपदाएं होती हैं, उसको हैंडल करने के लिए, उस सिचुएशन को जो है ओवरकम करने के लिए कि जितना मिनिमम डैमेज हो सके, इसके लिए ये डिजास्टर मैनेजमेंट का गठन किया मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट का एक क्षेत्र होता है, ठीक है। इस पर पूरे विश्व का एक कांग्रेस आयोजन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजनाथ सिंह जी ने की थी। और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आईआईटी, कहाँ गया? आईआईटी दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंसर बी, आईआईटी दिल्ली में इसका आयोजन होता है। तो प्लेस भी पूछा जा सकता है और किसने अध्यक्षता की वो भी पूछा जा सकता है। एक और प्रश्न बनता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन एनडीएमए जिसे बोलते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके जो है अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन इस बार जो 5th वर्ल्ड कांग्रेस हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है। क्लियर हुआ? ये उद्घाटन कर लिया है, ठीक। 8वां क्वेश्चन, मैत्री दिवस किस देश के साथ संबंधों को सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित किया जाता है? मैत्री दिवस इज सेलिब्रेटेड बाय इंडिया टू कॉमेमोरेट द फ्रेंडशिप विद विच नेशन? देखिए, ये बांग्लादेश के साथ सेलिब्रेट होता है। देखिए, 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, जिसमें भारत की प्रमुख भूमिका रही थी। तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों के 50 वर्ष पूरे हुए, और भारत पहला ऐसा देश था जिसने बांग्लादेश को स्वीकृति दी थी, क्योंकि उससे पहले वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी को चीफ गेस्ट बनाया गया था। कहाँ पे? बांग्लादेश में, जहाँ पर ये तय किया गया कि दोनों देश क्या करेंगे? मैत्री दिवस मनाएगा। अच्छा, मैत्री दिवस कब मनाया जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये प्रत्येक दिसंबर माह के जो है 6 दिसंबर कितने कब मनाया जाता है? देखिए, 16 दिसंबर को तो आज़ाद हुआ था, ठीक। और ये मनाया कब जाता है? यहाँ पे देखा, देखिए ये रहा 6 दिसंबर को जो है मैत्री दिवस मनाया जाता है भारत और बांग्लादेश को की संबंधों को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 तक
कुल कितने परमाणु संयंत्र स्थापित हो जाएंगे? हाउ मेनी न्यूक्लियर प्लांट्स शैल बी सेट अप बाय 2024 एज पर गवर्नमेंट डेटा? 6, 7, 8, 9 कितने होंगे? 9। इसका सही आंसर क्या होगा? 9। न्यूक्लियर प्लांट समझते हो, परमाणु ईंधनों का प्रयोग करके बिजली बनाना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर प्लांट। समझ में आया? परमाणु संयंत्र। तो भारत में अब तक 8 थे, 2024 तक 9 परमाणु रिएक्टर हो जाएंगे, सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया। ठीक है। बिजली बनाने के लिए देखिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 इसका पूरा नाम होता है। 92 इसका परमाणु क्रमांक यानी न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर होता है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 235 होता है। ठीक। तो 92 यूरेनियम 235 का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक। ये भी प्रश्न बन जाता है। देखिए भारत में कुल कितने परमाणु संयंत्र, उत्तर से दक्षिण तक देख लेते हैं, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए सबसे उत्तर में जो है इस समय कौन है? नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन। लेकिन जो 9वां स्थापित होने जा रहा है वो कहाँ स्थापित होने जा रहा है? हरियाणा। हरियाणा में कहाँ? गोरखपुर में। गोरखपुर केवल उत्तर प्रदेश में भी नहीं, हरियाणा में भी है। तो हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा 9वां। और इसके अलावा जो थे अभी देख लेते हैं एक एक करके। तो ये देखिए, ये है आपका नरौरा, ये बुलंदशहर जिले में है, उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद राजस्थान में है, ये रावत भाटा स्थान है। ठीक है। काकरापार गुजरात में है। ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक में है, और कलपक्कम तमिलनाडु में है, और साथ ही साथ कुडनकुलम भी तमिलनाडु में है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, और एक और हुआ है जैतापुर महाराष्ट्र। ठीक है। जैतापुर महाराष्ट्र। तो जैतापुर महाराष्ट्र ये 8वां था, और 9वां कौन सा हो गया? हरियाणा जो है गोरखपुर। ठीक। तो 9 ये याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मिलाने को आ जाता है कौन सा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है। तो नरौरा उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जो है हरियाणा। सबसे नॉर्थ में कौन हो चुका है? नॉर्थ में हरियाणा हो चुका है, यानी कि गोरखपुर हो चुका है। रावत भाटा राजस्थान, काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, जैतापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु, और कलपक्कम तमिलनाडु। ठीक है। ये रहा। ठीक है। कलपक्कम वही मद्रास वाला है। ठीक। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि पेत्र फियाला किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? पेत्र फियाला इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? देखिए ये चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर बने। चेक रिपब्लिक यूरोप का एक देश है। ठीक है। यूरोप में स्थापित एक देश है। चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री कौन बने? पेत्र फियाला। एग्जाम में बन जाएगा। इस तरह के जो भी फॉरेन अपॉइंटमेंट्स होते हैं वहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। ठीक है। तो इस पर नज़र बनाए रखिएगा। ठीक। 11वां क्वेश्चन आज का कि वर्ष 2025 तक किस देश में विश्व का पहला तैरता शहर बन जाएगा? द फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी ऑफ वर्ल्ड शैल बी बिल्ट अप बाय ईयर 2025 इन विच कंट्री? देखिए ये साउथ कोरिया में बनने जा रहा है, और इस 2025 तक बनकर तैयार हो जाए। जब बनकर तैयार हो जाएगा उसकी शक्ल सूरत ऐसी ही दिखेगी। ठीक है। ये सागर पर स्थापित किया जा रहा है एक शहर 2025 तक, दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया। क्लियर। जिसकी राजधानी क्या है? सियोल है। ठीक। 12वां क्वेश्चन आज का कि इंटरपोल ने हाल ही में अल रईसी को अपना अध्यक्ष चुना है, वह किस देश के अधिकारी? अल रईसी इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरपोल। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन या यमन? तो ये जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर है। इनको इंटरपोल का अध्यक्ष बनाया गया। इंटरपोल क्या होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी है। समझ में आया? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी है। इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी क्राइम होते हैं उनको रोकने के लिए एक काम करती है। समझ में आया? जैसे ड्रग्स हो गया, ट्रैफिकिंग हो गई, ठीक है, या ब्लैक मनी हो गया, इस तरह के जो इंटरनेशनल सिंडिकेट जिस पे काम कर रहा होता है, तो उसको देखने के लिए विभिन्न देशों के सहयोग से ये पुलिस काम करती है। तो एक तरह से केंद्र की पुलिस, राज्य की पुलिस, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है इंटरपोल। ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अधिकारी अल रईसी को चुना गया। हालांकि इनको लेकर भी विवाद हुआ, क्योंकि इनके खिलाफ भी क्रिमिनल चार्जेस हैं, और ऐसे व्यक्ति को आप इंटरपोल का चेयरमैन बना देते हो तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है। अब इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस में है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है दुनिया का नया गणतंत्र कौन सा देश बना है? अभी हाल ही में एक नया देश है जिसने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया है, गणतंत्र घोषित किया है। विश्व का वो न्यूएस्ट रिपब्लिक है, सबसे नया गणतंत्र है। तो उसका नाम है बारबाडोस। बारबाडोस एक वेस्ट इंडीज़ की जो है वेस्ट इंडीज़ का देश है। ठीक है। बारबाडोस यह नया गणतंत्र बना है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब समझिए, जब भी कोई देश ये घोषणा करे कि उसका जो अध्यक्ष होगा, उसी हेड ऑफ नेशन होगा, राष्ट्राध्यक्ष होगा, वो वहीं के देश का होगा,
मतलब उसी के द्वारा चुना गया होगा, लोगों के द्वारा चुना गया होगा, तो उसे रिपब्लिक बोलेंगे। जैसे इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री, क्यों? क्योंकि भारत में राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति जो है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया होता है। जैसे कि रशिया, रशिया रिपब्लिक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट है। अमेरिका रिपब्लिक है क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट जनता द्वारा चुने गए हैं। यूके इज़ नॉट अ रिपब्लिक, क्यों? क्योंकि वहाँ पे महारानी का राजा होता है और महारानी जो है वो चुनी नहीं गई होती है। जैसे बारबाडोस, बारबाडोस में पहले जो है महारानी का राज हुआ था, इंग्लैंड के महारानी का राज हुआ करता था, यानी कि मतलब हेड ऑफ नेशन कौन थी? इंग्लैंड की क्वीन थी, एलिजाबेथ थी। अब उन्होंने उनको हटाकर अपना खुद का राष्ट्रपति नियुक्त किया है, इसलिए वो ब्रिटेन की संप्रभुता से अब बाहर हो गया। अब वो पूरी तरह से एक सोवरेन कंट्री हो गया। देखिए आज़ाद तो पहले ही हो गया था, नियम कानून वहीं के चलते थे, लेकिन महारानी के रूप में उन्होंने दर्जा दे रखा था किसको? ब्रिटिश महारानी, क्योंकि ब्रिटिशों का ही बारबाडोस में राज रहा था। ठीक है, तो अब बारबाडोस बिकम्स द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक। ठीक है, समझ में आ गया। 14वां क्वेश्चन आज का, कैरेट नामक सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? कैरेट अ नेवल एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड विथ विच कंट्रीज? भारत, बांग्लादेश, भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बांग्लादेश, चाइना और बांग्लादेश। सही आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश, इन दो देशों के बीच में एक जो है नेवल एक्सरसाइज यानी सैन्य अभ्यास हुआ है, तो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, बांग्लादेश और अमेरिका ने स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के लिए द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कैरेट शुरू किया। जैसे भारत और अमेरिका के बीच होता है युद्ध अभ्यास नाम का सैन्य अभ्यास, उसी तरह से अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में हुआ है ये कैरेट। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, गीता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीता गोपीनाथ को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है? गीता गोपीनाथ एक इंडियन ओरिजिन है। इज अपॉइंटेड द डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? देखिए ये IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाई गई हैं, और ये ऐसा बनने वाली विश्व की पहली महिला होंगी जो इस तरह के पद को सुशोभित करेगी। इससे पहले भी ये IMF में एक चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर रही थी। ठीक है, एक मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर रही थी। अब जो है उनको नंबर 2 की हैसियत मिल गई है। अब ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि IMF के चेयरमैन कौन है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस समय IMF के चेयरमैन कौन है। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये बन गई है गीता गोपीनाथ। चूंकि भारतीय हैं इसलिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, कि 13 एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया? हु एड्रेस द 13th एशिया यूरोप एनुअल कॉन्फ्रेंस? एशिया और यूरोप के संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे, तो इस बार किसने भारतीय डेलीगेशन को लीड किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी? तो सही आंसर इसका क्या होगा? हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी, जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्होंने इसे लीड किया था। तो ASEM, एशिया, इसका फुल फॉर्म होता है एशियन एंड यूरोपियन जो है कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, देखिए तो 13वें एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन के रिट्रीट सत्र को संबोधित किया। ठीक है, ये रहा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत डेलीगेशन का नेतृत्व उन्होंने किया था। तो इस तरह से 16 क्वेश्चन थे, और बाकी की और क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुके हैं, उसको मैं कल आपको दे दूंगा। ठीक है, तो पहले ये 15 दिन का जो हमारा बकाया है इसको पे कर दिया जाए, फिर आपको डेली वाइज डेली करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। वीडियो जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे मुझे कुछ फ़ायदा हो सके। सीधी सी बात है, हमको फ़ायदा होगा तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही। PDF हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।